वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। So let us start another session on percentage. And if you have not already connected with on Telegram पे you can join the channel Mathological, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and if you are watching the channel and you are appreciating the videos, then also subscribe to the YouTube channel as well. अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करो so that they can also benefit from the content. Okay, so we were continuing with the percentage increase and decrease, successive percentage changes in the last session. तो इस सेशन में विल बी टैकलिंग द फॉर्मूला. ठीक है, हमने लास्ट सेशन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे यूज करके हम सक्सेसिव चेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं वो तो देखा ही था. इन दिस सेशन विल बी चेकिंग अ फॉर्मूला. सो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ A% एंड देन देयर इज अ फर्दर इंक्रीज ऑफ B% इन अ क्वांटिटी. तो A% का इंक्रीज है, यानी कि इफ द क्वांटिटी इज वाज इक्वल टू 1, तो A/100 का चेंज आएगा. सो दिस विल बिकम 1 + A/100 ड्यू टू द फर्स्ट चेंज, इज 100. सो और सेकंड चेंज की वजह से क्वांटिटी हो जाएगी 1 + B/100. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट चेंज की वजह से हो जाएगी 1 + A/100. बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसा ही तो है कि 1 प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो. ठीक है, और ये फैक्टर क्या होगा? दैट विल बी परसेंटेज वैल्यू. सो वही परसेंटेज हमारा A/100. ठीक है, सो 1 + A/100 इंटू 1 + B/100, ये हो गया हमारा टोटल चेंज. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो क्या वैल्यू आ जाएगा? 100 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 100 + A इंटू 100 + B डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100. So this becomes 100 into 100, that will be 100 का स्क्वायर प्लस 100A प्लस 100B और प्लस A into B, and that divided by 100 का स्क्वायर. तो फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा 1 और फिर बचेगा A/100 प्लस B/100 प्लस AB/100 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, तो बेसिकली अगर 1/100 को हम कॉमन ले लें इस पोर्शन में से, तो दिस बिकम्स 1 + 1/100. अगर बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा A प्लस B प्लस AB/100. एंड वी नो 1/100 क्या है? दिस इज परसेंटेज. परसेंटेज का वैल्यू है. तो इफेक्टिवली हमारा जो क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी 1 हमने माना था, इस अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं. तो 1 प्लस जो चेंज आ रहा है, चेंज इज A + B प्लस AB/100%. तो दिस इज द चेंज, परसेंटेज चेंज ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज. तो फॉर्मूला हमारा बन गया A + B प्लस AB/100. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 10% का इंक्रीज किया पहले, देन वी अगेन इंक्रीज बाई 10%, तो हमारा चेंज क्या आएगा फॉर्मूले से? फॉर्मूला इज A + B प्लस AB/100. परसेंट में वैल्यू आएगा हमारा आंसर. तो A इज 10, B इज 10, तो 10 + 10 प्लस 10 इंटू 10 इज 100/100, यानी कि 10 + 10 इज 20 प्लस 1 21% का चेंज आएगा. डायरेक्टली हमें चेंज मिल गया, परसेंटेज चेंज मिल गया. ठीक है, जब हम सक्सेसिव चेंज करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके, तो वहां पे हमें फाइनल वैल्यू मिलता है, इनिशियल वैल्यू मिलता है, डिफरेंस निकाल के फिर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं. ये फॉर्मूला में स्ट्रेट अवे चेंज की वैल्यू दे देता है. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बट ये फॉर्मूला कहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाओगे, कहाँ पे नहीं कर पाओगे, वो भी तो देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बहुत टिपिकल वैल्यूज हमें मिल जाए परसेंटेज चेंज की, तो फिर वहां पे फ्रैक्शन में करके सॉल्व करना ज्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ परसेंटेज वैल्यू से कैलकुलेट करके, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है. ठीक है, तो एक तरीका हो गया. अब जैसे हम 20% और 20% के हमने दो सक्सेसिव चेंजेस किए और दोनों इंक्रीज हैं, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा? 20 + 20 + 20 इंटू 20, दैट इज 400/100 विच इज इक्वल टू 44%. और जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी कभी ऐसा होगा, अरिथमेटिक सम से ज्यादा वैल्यू मिलेगा हमेशा इंक्रीज में वैल्यू हमेशा अरिथमेटिक सम से ज्यादा मिलेगा, और जब डिक्रीज करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी लेस देन द अरिथमेटिक सम. फॉर एग्जाम्पल, हमने 20% का डिक्रीज किया और फिर फर्दर 20% का डिक्रीज किया, तो अब इस बार क्या है, क्योंकि डिक्रीज है तो साइन निगेटिव होगा, तो ए भी हमारा -20 आ जाएगा. ए विल बी इक्वल टू -20 और बी भी -20 है बिकॉज डिक्रीज है. तो -20 और प्लस ए इंटू बी है, तो यहाँ पे -20 इंटू -20 होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है. तो दिस विल बिकम -40 प्लस 400/100, यानी कि -40 + 4, तो -36%, विच इज डिक्रीज ऑफ 36%. तो इंक्रीज तो 44% का हो रहा है, बट डिक्रीज हो रहा है हमारा 36% का. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है?
और सिमिलरली अगर हमने एक 20% का इंक्रीज किया एक बार एंड देन वी डिक्रीज बाई 30%, तो रिजल्ट क्या आएगा, +20, ए इज 20, बी को -30 मान लिया, तो +20 -30, और इस बार प्लस इंटू माइनस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा, -20 इंटू 30 बाई 100, तो दिस विल बी -10 -600 बाई 100, तो -16%, 16% का हमारा डिक्रीज आएगा। क्लियर? अगर हम वैल्यूज से देखते हैं तो 100 में पहले हमने 20 का इंक्रीज किया है, तो आ गया 120, एंड देन वी डिक्रीज बाई 30%, तो 120 का 30% कितना होगा, 12 इंटू 3 36, -36 करेंगे तो -16 हो जाएगा, इफेक्टिवली 84 रिजल्ट आ जाएगा, विच इज -16%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया जनरली हम जिस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक दो बातें और जो यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगातार 3 चेंजेस हो, 3 चेंजेस हो और मोर देन 3 चेंजेस हो, तो कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चेंज ऑफ 25%, इंक्रीज ऑफ 25%, and then there is a decrease of 20%, and then again there is an increase of 50%, and then there is a decrease of 40%, और हमें बताना है नेट चेंज रिजल्ट में कितना आएगा। तो 4 वैल्यूज है, हमें फॉर्मूला 2 के लिए पता है, कैसे करेंगे, 2 में हैंडल करेंगे, 2 परसेंटेज को एक साथ लेंगे एंड देन वील कैलकुलेट इट, देन वील कैलकुलेट इट वन मोर टाइम, और फिर एक बार और कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेटेस्ट से हमने ले लिया वैल्यूज को 25% 20% को टुगेदर, तो 25% का इंक्रीज है, 20% का डिक्रीज है, रिजल्टेंट चेंज कितना आएगा, +25 -20, और सिंस प्लस माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 25 इंटू 20 इज 500, तो -500 बाई 100, तो दिस विल बिकम +25 -20 इज माइनस इस प्लस का 5, और यहाँ से आ रहा है माइनस का 5, यानी कि रिजल्टेंट चेंज आ रहा है हमारा 0, कोई चेंज नहीं आया इसकी वजह से, 0% चेंज है। और 50% का इंक्रीज और 40% का डिक्रीज, यहाँ पे चेंज कितना आएगा, +50 -40, और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 50 इंटू 40 इज 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस विल बिकम प्लस का 10 -20, यानी कि -10% का चेंज आया। अब जब हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल लिया, अगर 0% की बजाय कुछ और वैल्यू होता है, तब फिर हम इन दोनों का रिजल्टेंट चेंज निकालते सेम फॉर्मूले से, a + b + ab बाई 100 से। बट सिंस एक वैल्यू 0 है हमारा, तो उस स्टेट हमें पता है कि रिजल्टेंट चेंज हमारा आएगा -10% का, देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 10%। क्लियर है? ओके, अब लेट अस से कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं जहां पे कि हमें एक प्रोडक्ट होता है और 2 अलग अलग क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट में कैसे हो सकता है कि लेट अस से हमारा एक क्वांटिटी है कोई हमारा, जिसका प्राइस गिवन है, प्राइस गिवन है, कंजम्पशन वैल्यू गिवन है कि कितने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइस है और 10 kgs कंज्यूम हो रहा है, और फिर प्राइस में इंक्रीज होता है, कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस में एक अपना चेंज है, कंजम्पशन में एक अपना चेंज है, और एक रिजल्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज क्या आएगा, परसेंटेज चेंज क्या आएगा। सो इन एनी सच क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग सेपरेट क्वांटिटीज हैं जिनमें कि चेंज हो रहा है। ठीक है, 2 सेपरेट क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने प्राइस में चेंज किया 10% का, प्राइस इंक्रीज बाई 10%, और कंजम्पशन हमारा इंक्रीज किया है 20% से, 20% से इंक्रीज किया है। तो प्राइस अगर इनिशियली हमारा P था और कंजम्पशन C था, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्राइस इंटू कंजम्पशन, E की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि प्राइस में हमने चेंज किया है 10%, यानी कि 1/10 का चेंज किया है और ये इंक्रीज किया है, तो 10 में अगर 1 इंक्रीज किया है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 11/10। सो न्यू प्राइस विल बी 11/10 P, इजंट इट सो। और कंजम्पशन में चेंज आया 20% का, 20% यानी कि 1/5 का चेंज आया, इंक्रीज आया, यानी 5 में 1 का इंक्रीज आया है, तो 5 + 1 6 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 6/5 C, दिस विल बी अवर न्यू कंजम्पशन। तो नया प्राइस हो गया 11/10 P और नया कंजम्पशन हो गया है 6/5 C। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट में हमारा मिलेगा 11 × 6 is 66 डिवाइडेड बाई 50, और इंटू P इंटू C। और क्या P इंटू C हमारा एक्सपेंडिचर E के बराबर नहीं है, इनिशियल एक्सपेंडिचर E के बराबर नहीं है, यानी कि चेंज क्या आएगा हमारा, दिस इज E इंटू 66/50, यानी इनिशियल वैल्यू अगर 50 थी तो नाउ द वैल्यू 66। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई 66, यानी कि 16 का चेंज आया है और 16 का चेंज आया है 50 में, यानी कि 16 इंटू 2 32% का इंक्रीज आया है। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 32% इन एक्सपेंडिचर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें आए जहां पे कि A इंटू बी इज इक्वल टू सी, ए में एक चेंज है बी में एक चेंज है, तो दैट इज एज गुड एज कि दोनों चेंजेस हम ए में ही मान लें, दैट इज एज गुड एज दोनों चेंजेस हम ए में ही मान लें। क्योंकि इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि अगर ए और बी दोनों में चेंज आ रहा है तो इफेक्टिवली तुम सिर्फ सी पे फोकस करो,
सी पे फोकस करो, प्रोपोर्शनलिटी से समझो, सी इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर ए में वैल्यू इंक्रीज होगा तो सी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, बी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो सी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर ए का वैल्यू डिक्रीज होगा तो सी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अगर इफ वी आर मेकिंग अ चेंज इन प्राइस ऑफ 10%, अगर प्राइस में 10% का इंक्रीज आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी वजह से कंजम्पशन में भी 10% का इंक्रीज आएगा। सिमिलरली अगर कंजम्पशन में 20% का इंक्रीज आ रहा है तो इसकी वजह से कंजम्पशन में 20% का इंक्रीज आएगा। यानी कि कंजम्पशन में पहले 10% का इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू प्राइस एंड 20% इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कंजम्पशन। तो इफेक्टिव चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? 10% और 20% का सक्सेसिव चेंज, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 विच विल बी 32% इफेक्टिवली। तो अगर दो क्वांटिटीज में सेपरेट चेंज आ रहा है तो वहां पे भी हम सक्सेसिव चेंज का प्रिंसिपल ही अलाउ करेंगे, उसके थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी यूज कर सकते हैं बट वहां से भी सेम ही लॉजिक है। बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि चाहे वो दोनों के दोनों चेंजेस सेम क्वांटिटी में आए, चाहे उनमें से एक चेंज ए में आए एक बी में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों चेंजेस सी को इक्वली अफेक्ट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सी इज प्रपोर्शनल टू ए एज वेल एज सी इज प्रपोर्शनल टू बी। क्या ये बात समझ में आती है? ये सिर्फ तब होगा व्हेन ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। ध्यान ये रखना है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी में ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ऐसा कहीं पे क्वांटिटी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी वाले केसेस में अप्लाई करेंगे, और मोस्टली हमारे जो केसेस हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वहाँ भी यही सेम चीज़ है, टाइम में इंक्रीज किया तुमने, स्पीड में इंक्रीज किया, तो डिस्टेंस में दोनों की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आएगा अगर तुमने, या डायरेक्ट चेंज आएगा, अगर तुमने इंक्रीज किया है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज किया है तो डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लेट अस से जब हम ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में देखेंगे तो लेट अस से हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज बेस एरिया इंटू हाइट, so that is pi into radius का स्क्वायर into height. Now volume is proportional to r square and volume is proportional to h. तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और हाइट के प्रोपोर्शनल है। अब अगर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो नेट चेंज वॉल्यूम में क्या आएगा? क्वेश्चन पूछे कि वॉल्यूम में नेट चेंज क्या आएगा, तो वॉल्यूम इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड एच। पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, तो जो भी हमारा वॉल्यूम में चेंज आने वाला है वो रेडियस में चेंज और हाइट में चेंज की वजह से आने वाला है। रेडियस इज इंक्रीजिंग बाय 10%, बट रेडियस के प्रोपोर्शनल नहीं है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस होल स्क्वायर, रेडियस होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी बेसिकली अगर रेडियस में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस इनटू रेडियस, और ये दोनों ही क्वांटिटीज रेडियस है जिनमें कि 10% का चेंज आ रहा है। सो 10% इन द फर्स्ट रेडियस, आई मीन 10% इन द फर्स्ट वैल्यू इन द मल्टीप्लिकेशन एंड 10% द सेकंड वैल्यू एज वेल, है कि नहीं? दोनों में ही 10% का चेंज आ रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? सक्सेसिव चेंज लग जाएगा रेडियस में। तो रेडियस में इफेक्टिव चेंज, रेडियस स्क्वायर में कितना चेंज आएगा? रेडियस में चेंज आया 10% का, रेडियस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी कि 21% का चेंज हो जाएगा। रेडियस स्क्वायर में चेंज आएगा 21% का, और हाइट में चेंज आया 20% का। नेट चेंज कितना होगा? नेट चेंज कितना होगा? दैट विल बी 21 प्लस 20 प्लस 21 इंटू 20 बाई 100, so that will be 21 plus 20 is 41 plus 21 by 5, 21 by 5 हो गया, जो कि आ जाएगा वैल्यू 4.2, तो 45.2% का इंक्रीज आएगा हमारा वॉल्यूम में, इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या ये लॉजिक क्लियर होता है? तो जो भी बेसिक था हमारा वो हमने डिस्कस कर लिया है। परसेंटेज चेंज के रिगार्डिंग फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तुम ये बातें समझ गए होगे। अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट सेशन का एक क्वेश्चन था, उसको भी छोड़ा हुआ था हमने, उसको भी देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, जो लास्ट सेशन में हमने छोड़ा था, राहुल सैलरी इन ईयर 2022 was 22% of the total income of his family. His income increased by 18.18% in 2023, but income of all the other family members remains constant. So what percent of family income is Rahul's salary after the increment? 2022 में राहुल की सैलरी क्या है? 22% ऑफ द टोटल इनकम है, 22% ऑफ द टोटल इनकम है। तो इफ वी एज्यूम की टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज 100, अगर उसकी वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो राहुल सैलरी क्या आ जाएगा? दैट विल बी 22 ओनली, 22 ओनली, बट हिज इनकम इंक्रीज बाई 18.18%, और 18.18% कितना होगा? 9.09% होता है, 1/11, दिस इज 2/11, यानी कि 11 में 2 का इंक्रीज आ रहा है, 11 में 2 का इंक्रीज आएगा। तो 22 सैलरी है अगर, तो कितना इंक्रीज आएगा? 22 इंटू 2/11, 22 इंटू 2/11, तो इंक्रीज ऑफ 4 आएगा, यानी कि 22 प्लस 4 राहुल की सैलरी हो जाएगी 26। फिर क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या हो सकती है कि तुम अभी भी टोटल इनकम को 100 ही मान लो,
एक एक मिस्टेक कर सकते हो, टोटल इनकम को अभी भी 100 मान लो और कह दो राहुल की सैलरी हो जाएगी 26%। बट क्या नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है? बिकॉज बाकी सबकी तो फैमिली सैलरी कांस्टेंट है, बट राहुल की सैलरी तो इंक्रीज की है ना, और राहुल की सैलरी की वजह से टोटल इनकम भी तो इंक्रीज करेगा, तो बेस भी तो इंक्रीज करेगा हमारा, बेस यानी कि टोटल इनकम वैल्यू इंक्रीज, इजंट इट सो? तो परसेंटेज कैलकुलेशन में हमारा बेस भी तो इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली टोटल सैलरी में इंक्रीज आएगा +4 का, और ये इंक्रीज आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन राहुल सैलरी। तो इस बात को ध्यान रखना है, और दिस विल बिकम 100 + 4 104। नाउ टोटल इनकम इज 104 और राहुल सैलरी है 26, तो प्रपोर्शन में आ जाएगा 26/104, 26 से 4 टाइम्स जाएगा, सो दिस इज 1/4 विच इंप्लाइज की 25% ऑफ द टोटल सैलरी विल बी राहुल सैलरी। क्लियर? आंसर विल बी 25%। आसान क्वेश्चन, बट बस ये जो गलती थी यहाँ पे, अगर वो गलती नहीं करते हो तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं सो दैट तुम्हारा जो गलतियां हैं एग्जाम में अवॉइड कर सको, तुम उन बातों को समझ सको कहाँ कहाँ पे तुम गलती करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The price of an article was first increased by 10% and then again by 20% if the last increased price was ₹66। यानी कि फाइनल प्राइस जो हमारा लास्ट इंक्रीज यानी कि फाइनल प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ये फाइनल प्राइस है 66, तो इनिशियल प्राइस क्या होगा? इनिशियल प्राइस क्या होगा? तो 10% का पहले हमने इंक्रीज किया है, फिर क्या है 20% का, तो नेट चेंज कितना है? 10 + 20 + 200/100 यानी कि +2, नेट चेंज आया 32% का। और हमें प्राइस की बात कर रहा है, यानी कि 100% में 32% ऐड करोगे, 32% कितना हुआ? 4% होता है, 1/25 या फिर 32/100 हुआ, जो कि सिंप्लीफाई करके हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 से कटेगा, तो दिस विल बी 8/25। 25 में 8 का इंक्रीज आया है, 25 में 8 का इंक्रीज आया है, यानी कि अब जो हमारा प्राइस है दैट इज 33, 25 + 8 डिवाइडेड बाई 25, 33/25 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज अवर फाइनल प्राइस दैट इज 66। 33 से काटा, 2 टाइम्स गया, तो प्राइस हमारा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 2 × 25 विच इज 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। क्लियर है? यही सेम बात हम फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते तो क्या करते हैं, इनिशियल प्राइस भी है हमारा, 10% का इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं हम 1/10 का, तो 10 में 1 बढ़ा रहे हो, 10 + 1 बेस हमारा 10 ही रहेगा, और न्यूमरेटर हो जाएगा 10 + 1 11। नेक्स्ट 20% का इंक्रीज कर रहे हो, 20% यानी कि 1/5 का इंक्रीज कर रहे हो, 1/5 का इंक्रीज कर रहे हो, और 5 में 1 इंक्रीज कर रहे हो, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 5 + 1 6, बेस रहेगा 5, एंड दिस इज इक्वल टू 66। 11 × 6 से 66 कैंसिल आउट हो गया, पी हमारा आ जाएगा 50। आंसर इजीली आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो देख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अप्रोच ज़्यादा आसान पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें सक्सेसिव चेंज फॉर्मूले से निकाल के ज़्यादा आसान पड़ेगा, डिपेंड करता है। तो तुम्हें दोनों फॉर्मूले या दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, और जहाँ पे जिस तरीके से हमारा फास्ट कैलकुलेशन होगा वहाँ पे हम वैसे ही उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ ए इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। पहले इंक्रीज किया है 20% से, देन डिक्रीज किया है 20% से, परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा +20 -20 -400/100, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस इज 0, तो चेंज हमारा आ रहा है -400/100, यानी कि दिस विल बी -4%, तो 4% का डिक्रीज आएगा। क्या ये बात क्लियर है? और इन जनरल अगर हमारा x% का हमने इंक्रीज किया है किसी क्वांटिटी में एंड देन वी डिक्रीज द क्वांटिटी बाई x%, तो नेट चेंज हमारा जो हमेशा आएगा दैट विल बी अ डिक्रीज, दैट विल ऑलवेज बी अ डिक्रीज, और जो डिक्रीज की वैल्यू होगा दैट विल बी x × x² डिवाइडेड बाई 100 इन परसेंटेज, तो डिक्रीज विल बी x²/100 इन परसेंटेज। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अरिथमेटिक सम है वो तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, एक इंक्रीज किया है एक डिक्रीज किया है, तो अरिथमेटिक सम तो 0 हो जाएगा, और नेट में डिक्रीज आएगा, और दैट डिक्रीज विल बी x²/100%। ये सिर्फ तब है जबकि दोनों क्वांटिटीज हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का जो क्वांटम है वो सेम हो, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो पूरा फॉर्मुला कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली बाई 20% ईच, तो बाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस? पहले हमने इंक्रीज किया है 2 बार सक्सेसिवली बाई 20% ईच, सो बाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, तो हमने किया है 20% का सक्सेसिव इंक्रीज, और 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 का इंक्रीज किया है, तो 5 में भी इंक्रीज बाई 1, तो अगर इनिशियल प्राइस हमारा P था, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? 5 + 1 न्यूमरेटर 6/5, और क्योंकि सेकेंड टाइम भी 20% का इंक्रीज किया तो अगेन 6/5, तो न्यू प्राइस इज P × 36/25, तो 25 में हमने 11 का इंक्रीज कर दिया है, इजंट इट सो?
25 में 11 का इंक्रीज कर दिया तो नई क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, 36 हो गई। तो अगर मैं 11 का इंक्रीज करके 36 बनाया है तो अब हमें वापस से 36 से 25 से जाना है, यही तो बात हुई। या फिर हमारा प्राइस अगर P इंटू 36/25 है और वापस से अगर हमें इसको P बनाना है तो क्या हम 36/25 के इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि 25/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 25/36 से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितना रिडक्शन करना है, कितना रिडक्शन करना है, 36 में 11 का रिडक्शन करना है, 36 में 11 का रिडक्शन करना है। तो कितना रिडक्शन आएगा, दैट विल बी 11/36। और 11/36 को या तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 36 का 10% आ जाएगा 10.8, नहीं 3.6, 10% आ जाएगा 3.6। और हमें चाहिए 11 के आसपास, तो 11 के आसपास लेके जाना है तो 30% वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 3.6 इंटू 3 विच इज 10.8। 30% आ गया 10.8, 10% है 3.6, 1% आएगा 0.36 और 10.8 में 0.2 और ऐड करना है। तो अगर हम 0.5% और ऐड कर दें विच विल बी 0.18, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 11, 10.98 पहुंच गया है। तो हमारा आंसर आ गया 30.5%। क्या ये बात क्लियर है, 30.5% आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे देख सकते थे कि 11/36 है, सो दिस इज 9/36 प्लस 2/36 और 9/36 आ गया है 25%। और 2/36 क्या है, 1/18 है, और 1/18 कितना होगा, 1/9 है 11, 1/18 होता है 5.55%, तो प्लस 5.55%, तो दिस विल बी 30.55%। इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया 30.55%। हमें रिडक्शन करना है, हमें रिडक्शन करना है, ये डिक्रीज करना पड़ेगा टू गेट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is price of an article increased by 25% in every odd year and decreased by 20% in every even year. So what would be the percentage change after 25 years? 25 years के बाद में परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये पूछ रहा है। पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। ऑड ईयर में क्या हो रहा है, 25% का इंक्रीज हो रहा है, इवन ईयर में 20% का डिक्रीज हो रहा है। तो 25% का इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, लेट अस से इनिशियल क्वांटिटी को अगर हम 100 मान लें, प्राइस को, इनिशियल प्राइस को अगर हम 100 मान लें, तो ईयर 1 विच इज द ऑड ईयर, 1 है, ऑड ईयर है, तो ईयर 1 में क्या आएगा, हम इंक्रीज करेंगे 25% से, तो 100 से वैल्यू आ जाएगा 25%, 25 ऐड कर दोगे 125 हो जाएगा। और फिर ईयर 2 में हम डिक्रीज करेंगे 20% से, 20% यानी कि 1/5 125, यानी कि 25 डिक्रीज करोगे तो अगेन ये प्राइस हमारा 100 हो जाएगा। यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स नो चेंज, प्राइस सेम हो गया। 2 ईयर्स के बाद प्राइस सेम हो गया। अगेन ईयर 3 ऑड ईयर है, तो फिर तुम 100 से 125 पे जाओगे। और ईयर 4 इवन ईयर है, तो वापस से 125 से 100 पे ही आ जाएगा। यानी कि अगर तुम किसी भी इवन ईयर पे देख रहे हो तो हमारा जो प्राइस है दैट विल बी 100 ओनली। इवन ईयर पे प्राइस हमारा 100 ही होगा, इजंट इट सो? कोई भी इवन ईयर हो। बट क्वेश्चन हमसे किसके पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स यानी कि ऑड ईयर के लिए बात कर रहा है। इवन ईयर पे तो कोई चेंज नहीं होगा, बट ऑड ईयर पे हमेशा तुम्हारा जो प्राइस है दैट विल बी 125 125 125, यानी कि ईयर 25 पे भी हमारा जो प्राइस है दैट विल बी 125 ओनली। और अगर 100 से 125 पे जा रहे हैं तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 25%, तो नेट में हमारा 25% का इंक्रीज आएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर तुम पैटर्न समझ पा रहे हो तो क्लियर है, ठीक है। और साथ में ये भी दिख रहा होगा कि अगर हम एक बार 25% का इंक्रीज कर रहे हैं और फिर 20% का डिक्रीज कर रहे हैं, तो नेट में जो हमारा चेंज है वो कितना है, दैट नेट चेंज इज 0, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इजंट इट सो? बट इसका उल्टा किया तो, अगर 25% का तुमने किया डिक्रीज और फिर 20% का किया इंक्रीज, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब तुम्हारा आएगा -25 प्लस 20 और -25 इंटू 20/100, तो दिस इज -5 तो 10% का डिक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो डिक्रीज के केस में कहानी अलग हो जाएगा जब तुम पैटर्न चेंज कर दोगे, यानी कि 25% इंक्रीज करने के बजाय 20% इंक्रीज करोगे और 25% डिक्रीज करोगे, तो फिर वहां पे नेट में डिक्रीज मिलने वाला है तुमको। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 200% per annum if price of an article is rupees 60 at present, so what will be the price after 3 years? इन्फ्लेशन का रेट है 200% per annum, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा ये कहता है कि कितने से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, कितने से हमारा प्राइसेस कॉस्टली हो रहे हैं, डियर हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इन्फ्लेशन इज 8%, इफ इन्फ्लेशन रेट इज 8% per annum,
ठीक है, 8% पर एनम, दैट इंप्लाइज इफ इनिशियल प्राइस इज लेट अस से 100, आफ्टर 1 ईयर द प्राइस विल बी 100 प्लस 8, दैट इज 108. आफ्टर 1 मोर ईयर हमारा 8% ऑफ 108 विच विल बी 8.64 का इंक्रीज आएगा, सो द प्राइस विल बी 116.64 रुपीज. तो जो इन्फ्लेशन परसेंटेज है उतना वैल्यू हमें ऐड करना पड़ता है, दैट वैल्यू मस्ट बी एडेड, वो वैल्यू हमें ऐड करना पड़ेगा. इजंट इट सो? क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन हमें जो दिया है इस क्वेश्चन में दैट इज 200%. 200% को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी नथिंग बट 2 प्लस 2/1, क्योंकि 100% का मल्टीपल है तो प्लस 2 होगा. ठीक है, प्लस 2, बेस क्या है, बेस 1 है यहाँ पे, यानी कि 1 में 2 का इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर 1 में 2 का इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आने वाले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3. 1 + 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 3. तो इनिशियल प्राइस अगर हमारा 60 है तो आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा 60 इंटू 3 विच इज 180 आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 1 मोर ईयर यानी कि ईयर 2 के बाद में हो जाएगा 180 इंटू 3, क्योंकि सेम ही इन्फ्लेशन है, दैट विल बी 540. एंड आफ्टर थर्ड ईयर दिस विल बी 540 इंटू 3 विच विल बी 1620 रुपीज. तो अवर आंसर इन दिस केस विल बी 1620 रुपीज. और 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है गलती से, बिकॉज इन्फ्लेशन 200% है, तो इनिशियल क्वांटिटी अपने आप में 100% है, 100% में तो 200% को ऐड कर रहे हो तो टोटल 300% हमारा रिजल्ट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर. क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रीशिएट्स. पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है इन्फ्लेशन यानी कि देयर वाज अ इंक्रीज, नाउ वी आर डूइंग डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन मींस डिक्रीज. बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस डेप्रीसिएशन में डिक्रीज होगा जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो रहा था. और डेप्रीसिएशन हो रहा है 10% एवरी ईयर, 10% एवरी ईयर. इट वॉज परचेज्ड 3 years ago, so if its present value is rupees 8748, its परचेज प्राइस क्या होगा, परचेज प्राइस क्या रहा होगा, इनिशियल प्राइस क्या रहा होगा. अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व कर पाओगे, पिछले क्वेश्चन में हमारा जो इन्फ्लेशन था दैट वाज 200%, यानी कि 100% से भी ज्यादा का इन्फ्लेशन था. बट डेप्रीसिएशन कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज तुम्हारा 100% डेप्रीसिएशन होगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी. अब जीरो से नीचे कहाँ जाएगी वैल्यू, है कि नहीं? ठीक है, तो जीरो से नीचे थोड़ी जाएगी, तो डेफिनेट डेप्रीसिएशन विल ऑलवेज बी लेस देन 100%. ओके, तो डेप्रीसिएशन हमारा हो रहा है 10% के रेट से, यानी 1/10 का डिक्रीज हो रहा है. 10 में 1 डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 10 - 1 आएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 9/10. दिस विल बी आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर. इनिशियल वैल्यू जो हमारा इनिशियल प्राइस, परचेज प्राइस अगर हम पी मान लेते हैं तो 3 years के बाद में, 3 years के बाद में द वैल्यू इज रुपीज 8748, और एक ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10. 3 years का हो जाएगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, और दिस रिजल्टेंट वैल्यू दिस इज इक्वल टू 8748. दिस इज 8748. ओके, तो 9 से तो डेफिनेटली कैंसिल हो रहा होगा, 9 9s आर 81, 7 972 हो गया. अगेन 9 से जाएगा, बचेगा 108, और फिर 9 से जाएगा तो 12 बचा. तो P विल बी इक्वल टू 12 इंटू 1000. 12,000 इज द परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द मशीन. तो हमारा परचेज प्राइस आ जाएगा 12,000 रुपीज. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a TV was purchased for rupees 24,000 if it depreciates by 16.66% each year. After how many integral years minimum will its value be less than rupees 10,000? इंटीग्रल ईयर्स यानी कि कितने इंटीजर में ही ईयर्स निकालने हैं. ईयर्स हमारा जो आंसर होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा, और मिनिमम ऐसे ईयर्स निकालने हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर 5 years के बाद में वैल्यू 10,000 के नीचे हो जाएगा तो 6 years के बाद में भी 10,000 के ही नीचे रहेगा, बट हमारा आंसर होगा 5. मिनिमम ऐसे ईयर्स जिनके बाद में की वैल्यू इज लेस देन रुपीज 10,000. इक्वल टू नहीं, लेस देन के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कभी हमारा इक्वालिटी आ जाए तब भी लेस देन के लिए पूछ रहा है तो एक ईयर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि वैल्यू हमें लेस देन 10,000 करनी है. टीवी परचेज किया था 24,000 में, डेप्रिसिएशन है 16.66% का, यानी कि 1/6 का डेप्रिसिएशन है. 1/6 का डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज हो रहा है 1/6 का, 6 में 1 का डिक्रीज है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 5/6. 5/6 विल बी आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर. तो इनिशियल वैल्यू है 24,000. ओके, और 5/6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेट अस से n ईयर्स के बाद में ऐसा हो रहा है तो 5/6 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 टू द पावर n, एंड दिस शुड बी लेस देन 10,000. 24,000 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो 5/6 टू द होल पावर n इज लेस देन 10,000 बाय 24,000. 3 zeros से 3 zeros कैंसिल हो जाएगा, 10/24 इज 5/12 ओनली. 5/12 भी आ गया, 5/12 आ गया, तो क्या अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ठीक है, क्या और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो अगर हम 5/6 टू द पावर n है, एक 5/6 को बाहर निकाल लें तो अंदर बच जाएगा हमारा 5/6 टू द पावर n-1.
एंड दिस इज लेस देन 5/12। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 12 2 बचा, तो इफेक्टिवली 5/6 टू द पावर n-1 दिस शुड बी लेस देन 1/2। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लेट अस से 5/6 का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर विल बी 25/36, सो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन हाफ, हाफ से बड़ा आ रहा है बिकॉज 18 से बड़ा आ रहा है वैल्यू न्यूमरेटर का। 5/6 होल क्यूब is 125/216, again this is greater than half because 108 से बड़ा आ रहा है, 125 is greater than 108। 5/6 to the whole power 4, 125 into 5 625, 216 into 6 1296। अब 1296 का हाफ वैल्यू क्या होगा, हाफ वैल्यू हो जाएगा 648, तो डेफिनेटली 625 इज लेस देन 648, न्यूमरेटर हमारा लेस देन 6 हाफ है, डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन हाफ, 625/1296 इज लेस देन हाफ, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? बट यहां से हमें क्या मिल रहा है, कंपेयर करना है इस 4 को, पावर 4 है और यहां पे पावर है n-1, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n विल बी इक्वल टू 5 ईयर्स एंड नॉट 4 ईयर्स, तो हमारा आंसर आएगा n इज इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स द प्राइस, द रिड्यूस्ड प्राइस विल बी लेस देन 10,000 रुपीज। क्लियर है? आफ्टर 5 ईयर्स द रिड्यूस्ड प्राइस विल बी लेस देन 10,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if each side of a square is increased by 16.6%, then we have to find the percentage increase in the area. If each side of a square is increased by 16.6%, तो area क्या होगा? Area of a square is side का whole square, side into side, side into side, और क्योंकि दोनों ही साइड सेम है, एरिया सारे के सारे साइड सेम होते हैं स्क्वायर में, तो साइड इंटू साइड हो रहा है हमारा, तो देयर इज अ सक्सेसिव चेंज ऑफ 16.6% इन बोथ वैल्यूज, इजंट इट सो? दोनों में चेंज हो रहा है 16.6% का, बट प्रॉब्लम ये है 16.6% एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें, एज सच इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो 16.6% की वैल्यू मतलब हुआ क्या, हमारा चेंज आया है 1/6 का चेंज आया और 1/6 का इंक्रीज आ रहा है, 6 में 1 का इंक्रीज आ रहा है, तो इनिशियल वैल्यू अगर 6 थी तो अब वैल्यू हो जाएगी 7, अब वैल्यू हो जाएगी 7, यही तो मतलब हुआ इसका। तो अगर हम साइड की वैल्यू को इनिशियली 6 मान लें, 6 मान लें, अब वैल्यू साइड का हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो जाएगा साइड का 7, 1 का इंक्रीज आ गया 7 हो जाएगा, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 6 स्क्वायर, इनिशियली 36 था और अब आ जाएगा 49, 36 से हो गया एरिया 49, यानी कि इंक्रीज आया 13 का, 13 का इंक्रीज आया किस पे, 36 पे, 36 पे 13 का इंक्रीज आया, यानी कि हमारा चेंज आया है 13/36 का, 13/36 का, और हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 9/36 प्लस 4/36, और 9/36 आ गया है 25%, और 4/36 है 1/9, दिस इज 1/9 यानी कि 11.1%, नेट चेंज आ जाएगा 36.11%, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ गई 36.11%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे देखते 36 का 10% हुआ 3.6, तो 40% कितना आ जाएगा, 40% तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 30% पहले कैलकुलेट करते हैं, 30% 10.8 आ जाएगा, 30% इज 10.8, 5% आ जाएगा 1.8, तो दोनों मिला के हो गया 12.6 वैल्यू आ गया, 0.4 और ऐड करना है, तो 1% 0.1% ऐड कर दोगे, दैट विल बी 0.36, तो 12.96 पे पहुंच गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35.1% क्या, एक सेकेंड 30% प्लस 5%, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या हम? 30% इज 10.8, 5% इज 1.8, अच्छा 1% आएगा, 0.1% नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, 1% इज 0.36 और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.96 आ गया, तो 36% के आसपास वैल्यू आएगा, और एक्यूरेट जाना है तो इसके बाद में हम 0.1% निकालेंगे विच विल बी 0.036, तो 36.1% के आसपास हमारा वैल्यू आ जाएगा, बट ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है अगर क्लिक करता है तो, अदरवाइज ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और डिपेंड करता है ऑप्शन हमारे कितना दूर दूर है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो हमने मेथड अप्लाई किया है यही सेम तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे कि इनिशियल एरिया अगर ए है तो ए इंटू 7/6 यानी कि हमारा हो जाएगा वैल्यू ए इंटू 49/36, यानी कि 36 में 13 का चेंज आ रहा है, बाकी कहानी तो समझ ही गए हो, बाकी तो सब कुछ क्लियर ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12.5% एंड अदर साइड इज इंक्रीज बाय 16.6%। अब हमें गिवन नहीं है कि लेंथ को इंक्रीज किया है 12.5% से या फिर ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है, क्योंकि एरिया क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ
इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। बट चाहे तुम लेंथ को इंक्रीज करो 12.5% से और ब्रेड्थ को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो 16.66% से, या फिर वाइस वर्सा करो, हमारा जो एरिया में इंक्रीज है वो तो सेम ही आएगा भाई, एरिया में चेंज तो सेम ही आने वाला है, इजंट इट सो? क्योंकि अगर हमारा लेंथ एक साइड को 12.5 से तुमने इंक्रीज किया, फिर वो साइड तुम्हारा लेंथ हो या फिर ब्रेड्थ हो, एरिया तो हमारा इंक्रीज करेगा 12.5% से। सिमिलरली इफ यू डिक्रीज द अदर साइड बाय 16.66%, तो एरिया विल डिक्रीज बाय 16.66%, ठीक है। तो नेट चेंज एरिया में क्या आएगा? सक्सेसिव चेंजेस ऑफ इंक्रीज ऑफ 12.5% एंड डिक्रीज ऑफ 16.66%। तो एरिया इनिशियली अगर हमारा ए था तो 12.5% यानी कि 1/8 का हमारा इंक्रीज कर रहे हो तुम, 8 में 1 का इंक्रीज कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 9/8। देन यू आर डिक्रीजिंग बाय 1/6, 6 में 1 डिक्रीज करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 6 - 1 5/6, 5/6। अब ये 3 से कैंसिल आउट करोगे, 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 3, तो दिस विल बी न्यू एरिया विल बी 5 × 3 15/16, यानी कि इनिशियली एरिया 16 था, अब हो गया 15। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट और 1 यूनिट का डिक्रीज आया 16 पे, तो परसेंटेज चेंज आएगा 1/16 का डिक्रीज, यानी कि 6.25% का डिक्रीज आएगा, डिक्रीज ऑफ 6.25%। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 6.25% इन दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If one side of a rectangle is increased by 12.5% and the other is decreased by 16.6%, same information, the only thing is इस टाइम क्वेश्चन पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज क्या होगा? और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इस बार मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, एडिशन कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, और जो हमारा पेरीमीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का सम। अब लेंथ में तुम चेंज कर रहे हो कुछ और, ब्रेड्थ में चेंज कर रहे हो कुछ और कौन सा चेंज किस पे कर रहे हो ये भी हमको पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, इजंट इट सो? तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि विच क्वांटिटी इज बीइंग इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। तो क्वेश्चन का आंसर विल डिपेंड ऑन दैट। तो अगर हम दोनों इन्फॉर्मेशन को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, इसको एक डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन की तरह कंसिडर करें, तो विदाउट दीज इन्फॉर्मेशन दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अगर दोनों स्टेटमेंट्स को हमने इग्नोर कर दिया, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो जब तक हमें यह गिवन नहीं हो कि किस वैल्यू को हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं या ब्रेड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं, और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को कंसीडर करें, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, फाइन। तो लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 12.5% से, और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं 16.66% से, क्लियर है? तो अब नया वैल्यू क्या आ जाएगा? नया वैल्यू लेंथ हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं 1/8 से, 8 में 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, न्यू लेंथ विल बी 9/8 इंटू एल, और ब्रेड्थ में डिक्रीज हो रहा है 1/6 का, तो न्यू ब्रेड्थ हो जाएगा 5/6 बी, और दोनों को ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो हमारा पेरीमीटर का वैल्यू आ जाएगा। बट अभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है या उनकी एग्जैक्ट लेंथ है ये तो नहीं पता है, और जब तक हमें उनका या तो रेशियो नहीं पता हो या एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता हो, तब तक हम परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टिल इवन विद द सेकंड स्टेटमेंट द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट समझें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो अकेले तो नहीं सॉल्व कर सकते। अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है 4:3, तो यहाँ से रेशियो तो मिल गया, बट हमें अभी भी नहीं पता है कि लेंथ को कितने से इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेड्थ को कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्डर तो नहीं पता है ना, एक साइड गिवन है, वन साइड अदर साइड, यानी कि अभी भी आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अलोन फर्स्ट स्टेटमेंट टेकन अलोन विल आल्सो नॉट गिव द सॉल्यूशन, तो वहां पे भी हमारा एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, हम सॉल्यूशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी, यानी 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 12.5% एंड डिक्रीजिंग द ब्रेड्थ बाय 16.66%, और सेकंड केस बनेगा जिसमें कि उल्टा करेंगे, हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे 16.66% से और ब्रेड्थ को इंक्रीज करेंगे 12.5% से। तो 2 केसेस बनेंगे और दोनों में एक डिफरेंट आंसर आएगा। हाँ, उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी 2 ही बनेंगी और 2 में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आती है? अब दोनों को हम साथ में कंसिडर करते हैं, दोनों ही बातों को साथ में कंसिडर करते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है 4:3 का, और लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं हम 12.5% का, 12.5% का इंक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेड्थ में डिक्रीज कर रहे हैं 16.66% से। तो इंक्रीज है 1/8 का और डिक्रीज है 1/6 का। 8 और 6 हमारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को डबल कर देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन विल बी रिलेटिवली ईजियर, या फिर इतना ही रहने दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 और 3 हमारा लेंथ ऑफ ब्रेड्थ का वैल्यू आ रहा है, पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स 4 + 3, अगर हम यूनिट्स मान लेते हैं 4 और 3, 4x 3x भी मान सकते हो, बट एंड में x की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, और x के वजह से दिक्कतें बहुत सारी हैं जिंदगी में, तो x को नहीं मानते हैं। तो 2 × 4 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 14। तो इनिशियली पेरीमीटर हमारा आ रहा है 14, पेरीमीटर इनिशियल इज इक्वल टू 14। फाइनली क्या होगा, 1/8 का इंक्रीज करोगे लेंथ में, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 4 × 8 + 1 9/8, 4 × 9/8, so this will become 4.5। एंड सिमिलरली हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा 3 × 6 - 1, बेस आ जाएगा 5, न्यूमरेटर आ जाएगा 5, 3 × 5/6, तो दिस विल बी 5/2 विच इज 2.5, 2.5 आ जाएगा। तो रिजल्ट में हमारा वैल्यू आ रहा है 2 टाइम्स 4.5 + 2.5, यानी कि दिस इज ऑल्सो 14। तो फाइनल पेरीमीटर भी हमारा आ रहा है 14 ओनली, इनिशियल पेरीमीटर भी 14 है और फाइनल पेरीमीटर भी 14 है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो देयर इज अ नो चेंज, 0% चेंज। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है पेरीमीटर में, क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो समझ में आए, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहा हो तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल, ठीक है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल, ऑल्सो शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स as much as possible, whatever you share in your feedback, ठीक है, that gives a motivation, so that is always good। और if you are liking the content in this channel then make sure to subscribe the channel as well and also share with others, join the telegram channel Mathological for the content, ठीक है, और अपनी query or concern you can always message me at ADITYAKT। my name is Aditya Kumar Tiwari and that's all for this session, bye bye, take care, keep watching, keep learning।